आइए सुनते हैं कार्यक्रम उद्योग पत्रिका। उद्योग पत्रिका। उद्योग पत्रिका कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। साथियों, देश के विकास में किए गए सरकार के कार्य सराहनीय हैं, परंतु केवल एक पक्षीय प्रयास से विकास संभव नहीं है। मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया और स्किल डेवलपमेंट जैसी योजनाएं तभी सफल होंगी जब हम इसके भागीदार बनेंगे। किस प्रकार इन योजनाओं में हम सक्रिय हो सकते हैं जिससे रोजगार के साधन उपलब्ध हो सकें और हम विकास की गति को तीव्र कर सकें। इन सभी बातों की जानकारी के लिए आइए सुनते हैं वार्ता उद्योगों में मेक इन इंडिया का महत्व। वार्ताकार हैं डॉक्टर रंजीत रंजन, जो प्रबंधन संस्थान में निदेशक हैं। पिछले कुछ महीने में खासकर मोदी जी की सरकार के सत्ता में आने के बाद देश को विश्व स्तर पर एक नई ऊंचाई देने का संकल्प मजबूत हुआ है। देश के सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, कूटनैतिक, चतुर्दिक विकास पर जहां एक ओर समग्र ध्यान है, वहीं दूसरी ओर देश की मूलभूत समस्याओं, गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और सामाजिक सामंजस्यता पर भी उतनी ही बल है। भविष्य की एक ऐसी संकल्पना है जिसमें भविष्य में होने वाला विकास समाज के हर तबके को प्रभावित करे और देश के कोने कोने में लोगों को आर्थिक स्वतंत्रता के साथ साथ एक सम्मान की जिंदगी जीने का अवसर भी मिले। युवाओं के लिए विभिन्न क्षेत्रों में अपने कौशल को विकसित करने का अवसर मिले और कौशल के उपयोग से नई संभावनाएं खुले। महिलाएं भी अपने योगदान में सक्षम हो और आगे बढ़े। अर्थव्यवस्था का हर क्षेत्र आगे आए और वर्तमान में सर्विसेज सेक्टर की प्राथमिकता के साथ साथ कृषि भी आगे आए। और उससे भी महत्व की बात यह कि पिछले कई वर्षों से पिछड़ रही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में न सिर्फ सुधार हो बल्कि वह आने वाले समय में अग्रणी सेक्टर बने। विकास के केंद्र में मैन्युफैक्चरिंग का अपना अत्यंत आवश्यक महत्व है। विकास को सिर्फ गति देने के उद्देश्य से ही नहीं बल्कि रोजगार के व्यापक अवसर जनित करने हेतु भी इस सेक्टर का बहुत अधिक महत्व है। बढ़े हुए रोजगार के अवसर से ही हर तबके में आय के स्तर में भी सुधार हो सकता है और उसी के देश के बड़े बाजार में एक बड़ी मांग का निर्माण हो सकता है जो पूरे विश्व के लिए एक बड़ा अवसर प्रदान कर सकेगा। मोटे तौर पर देश आज अगर डबल डिजिट यानी 10 या 10 से अधिक जीडीपी विकास दर की लक्ष्य रख रहा है तो उसके लिए आवश्यक है कि मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का विकास दर कम से कम 25% या उससे अधिक हो। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के विकास प्रसार के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों में सबसे अहम कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा घोषित मेक इन इंडिया मिशन है, जिसके परिणाम दूरगामी और क्रांतिकारी होंगे। इसका उद्देश्य भारत देश को विश्व पटल पर एक अद्वितीय मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करना है। इस मिशन के तहत अगले एक दशक में 100 मिलियन से अधिक रोजगार उत्पन्न करना और इस क्षेत्र के जीडीपी में 25% योगदान का लक्ष्य रखना ऐसा निश्चित किया गया है। इन लक्ष्यों को पाकर ही भारत अपने आप को विश्व भर में बड़े बाजार के रूप में स्थापित कर सकता है। मध्यम वर्ग से लेकर अन्य सभी वर्गों में नई रोजगार की संभावनाओं के विकास से लोगों की आय बढ़ेगी और उनकी क्रय क्षमता भी बढ़ेगी। अपना होगी अनुकूल भारत की अर्थव्यवस्था भी। आज का रोजगार मुख्यतः कृषि या मुख्य रूप से सर्विसेज क्षेत्र पर आश्रित है, जबकि भविष्य में आवश्यकता है कि मैन्युफैक्चरिंग का विस्तार हो, उसमें निवेश बढ़े, नए उद्यम लगे, जिससे नए रोजगार के अवसरों में तीव्र गति से वृद्धि हो। प्रधानमंत्री जी मेक इन इंडिया मिशन के अंतर्गत मैन्युफैक्चरिंग के लिए सिर्फ एक प्रतिस्पर्धा ही नहीं खड़ी करना चाहते हैं बल्कि पूरे विश्व भर के उद्यमियों के लिए और उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं के लिए एक बड़े बाजार को स्थापित करना चाहते हैं। आज के विश्व की अर्थव्यवस्था में विश्व व्यापार के दृष्टिकोण से भी देश के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, देश को निर्यात समृद्ध बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का योगदान अति आवश्यक है। चीन जैसे निर्यात प्रधान देशों में भी कुल जीडीपी का 40% भाग मैन्युफैक्चरिंग से ही आता है। वर्ष 2013-14 में आंकड़ों के अनुसार भारत में यह योगदान मात्र 15% रहा है, जबकि कृषि क्षेत्र का योगदान 14% और सर्विसेज क्षेत्र का सर्वोपरि योगदान 60% का रहा है। भविष्य की आवश्यकता को देखते हुए ऐसी असमानता वांछनीय नहीं है। देश के बहुआयामी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने
बढ़ाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग को आगे आना होगा और डबल डिजिट विकास दर के लिए कम से कम इस क्षेत्र का योगदान जीडीपी में 25% हासिल करना होगा। चीन, जिसके मैन्युफैक्चरिंग का योगदान 30% है, उसके अलावा और भी देशों से अगर तुलना की जाए तो हम पीछे ही पाए जाएंगे। मसलन निम्न आय श्रेणी वाले देशों जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान में भी मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का योगदान क्रमशः 18% और 12% का रहा है, जबकि मध्य आय श्रेणी वाले कुछ एक देशों में जैसे वियतनाम, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्राजील सभी में इस क्षेत्र का योगदान भारत से ऊपर ही रहा है। एक ओर मलेशिया 24% पर है तो दूसरी ओर श्रीलंका, वियतनाम 17 से 18% के स्तर पर है। उच्च आय श्रेणी वाले देशों में जैसे रूस, जापान, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन आदि में भी योगदान प्रतिशत भारत से ऊपर ही पाया गया है। यह एक हैरानी और चिंता का विषय है। ऐसी स्थिति का बनना सर्वथा अनुचित है, जबकि भारत के पास एक बहुत बड़ा बाजार उपलब्ध है। वह एक संसाधन समृद्ध देश है और कम लागत वाले श्रम प्रचुर संख्या में उपलब्ध है। इस क्षेत्र के पिछड़ेपन से न सिर्फ विकास और रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, बल्कि देश की मांग और बाजार पर भी प्रतिकूल ही प्रभाव पड़ा है। इतना ही नहीं, निर्यात क्षेत्र भी कमजोर रहा है और इसका प्रभाव व्यापार घाटे पर भी प्रतिकूल ही रहा है, जिसकी भरपाई पिछले कुछ वर्षों में सर्विसेज सेक्टर अपने निर्यात सरप्लस से करता आ रहा है। इसके अतिरिक्त इन वर्षों में सर्विसेज सेक्टर ने ही रोजगार बढ़ाने में अहम योगदान किया है, किंतु भारत जैसे देश में जहां लगभग 600 मिलियन लोग माध्यमिक शिक्षा तक का ही लाभ ले पाए हैं, वहां श्रम आधारित मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही एक ऐसा सेक्टर है जिसमें इतनी बड़ी आबादी के लिए रोजगार उत्पन्न करने की क्षमता हो सकती है। परंतु वस्तुस्थिति कुछ और ही है। पिछले 20 वर्षों में 1.87 प्रतिवर्ष की वृद्धि दर से वर्तमान में सिर्फ 53 मिलियन ही रोजगार मैन्युफैक्चरिंग में खड़ी हो पाई हैं। दूसरी ओर इसी अवधि में सर्विसेज सेक्टर का रोजगार में योगदान 6.5% प्रति वर्ष की दर से रहा है और कुल रोजगार का लगभग 31% यानी कि 150 मिलियन रोजगार उत्पन्न कर रहा है। देश की 2012 की नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के तहत निश्चित किए गए लक्ष्य भी विफल होते नजर आते हैं, जहां 2022 तक जीडीपी में 25% योगदान का और 100 मिलियन अतिरिक्त रोजगार का लक्ष्य निश्चित किया गया था। अभी तक का 15% का योगदान और 5 मिलियन से भी कम का अतिरिक्त रोजगार का परिणाम काफी निराशाजनक रहा है। वर्तमान संदर्भ में इन वास्तविकताओं से आगे देखा जाए तो दो सकारात्मक पहलू नजर आते हैं, जिनसे मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र या देश की आर्थिक स्थिति का भविष्य सकारात्मक लगता है। पहला तो नई स्थित सरकार और उसके द्वारा घोषित नीतियां और दूसरा पूरे विश्व में एक भरोसे की आर्थिक मनोदशा, खास तौर से विकसित देशों में जो 2008 की मंदी से उबरने का संकेत दे रही है। मेक इन इंडिया मिशन की महत्ता को स्थापित करते हुए सरकार ने मुख्य रूप से 3 धाराओं में कदम उठाए हैं। पहला, देश के उद्योग एवं व्यापार के माहौल में सुधार लाना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, लाइसेंसिंग की सरलता और रेगुलेशन में सुधार जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। विश्व बैंक द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक में 182 देशों में से भारत का स्थान बहुत ही नीचे 142वें स्थान पर है। इसकी वजह सरकारी कामकाज में लापरवाही और ढुलमुल नीतियों को माना गया है। इस दिशा में ठोस प्रयास की आवश्यकता को समझते हुए मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस के सिद्धांत पर सरकार अपना कामकाज आगे बढ़ा रही है, जिसका सकारात्मक परिणाम सामने आना चाहिए। दूसरी बड़ी पहल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के स्वावलंबन की दिशा में है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की संरचना, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स का आकलन व निर्माण, स्मार्ट सिटीज की परिकल्पना और कार्यान्वयन, इनोवेशन को प्रश्रय और स्किल डेवलपमेंट जैसे महत्वपूर्ण पहल किए गए हैं। तीसरी अहम बात है कुछ विशेष क्षेत्रों जैसे रक्षा, कंस्ट्रक्शन, रेल में एफडीआई की शुरुआत का होना है। इन क्षेत्रों में रास्ते खुल जाने से विदेशी विनिवेश के अवसर काफी बढ़ेंगे। इस बिंदु की चर्चा थोड़ी और विस्तार में
आगे की जाएगी। देश में लघु एवं मध्यम स्तर के उद्योगों के विकास पर सभी सरकारों का विशेष ध्यान रहा है, लेकिन मेक इन इंडिया मिशन के तहत उनके स्केल, गुणवत्ता, ब्रांडिंग और बड़े उद्योगों की कड़ी में जुड़ने की प्रक्रिया पर भी और जोर दिया जा रहा है। जिस प्रकार चीन में चीनी टाउन एवं ग्रामीण एंटरप्राइजेस सफल हुए हैं, कुछ उसी प्रकार का प्रयास यहाँ भी अपेक्षित होगा। पब्लिक सेक्टर के उद्योगों को प्रोत्साहन और उनके विकास, नॉलेज मैनेजमेंट, शोध और अनुसंधान, इनोवेशन, ऊर्जा व विद्युत उत्पादन क्षमता में विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों की प्राथमिकता, इन तमाम दिशाओं में सरकार की नीतियां एवं उनके कार्यान्वयन पर त्वरित बल देने की आवश्यकता होगी। मेक इन इंडिया मिशन को सफलता के लिए एक स्वस्थ एवं शिक्षित भारत की भी उतनी ही आवश्यकता है जितना कि इंफ्रास्ट्रक्चर, पूंजी, तकनीक इत्यादि की। स्वस्थ एवं शिक्षित मानव संसाधन ही देश के विभिन्न क्षेत्रों में विकास और संसाधनों की गुणवत्ता में परिवर्तन ला सकता है। विश्व पटल पर वर्तमान परिस्थितियों में भारत के लिए कई संभावनाएं भी सामने खड़ी हैं। एक ओर जहां चीन श्रम मूल्य व उत्पादन की लागत में वृद्धि की वजह से अपनी लाभ की स्थिति खो रहा है, वहीं दूसरी ओर रूस में भी श्रम मूल्य वृद्धि दर, लागत मूल्य में वृद्धि दर और साथ ही अन्य भौगोलिक राजनीतिक कारणों से लाभ की स्थिति कम होती जा रही है। जबकि अमेरिका और मेक्सिको जैसे देश अपने यहाँ हो रहे सुधार और सुधरते वातावरण में मैन्युफैक्चरिंग में अपना हिस्सा बढ़ा रहे हैं, जो भारत के लिए स्पर्धा की स्थिति पैदा करेगी। कुल मिलाकर ऐसा समझना होगा कि श्रम मूल्य, ऊर्जा की मूल्य, उत्पादकता व विदेशी मुद्रा बाजार में मूल्यों के उतार चढ़ाव के फलस्वरूप देशों के बीच लागत स्पर्धा में लगातार तेजी से स्थितियों में परिवर्तन हो रहे हैं, जिससे कंपनियां अपने निर्माण के लिए उपयुक्त स्थान की तलाश हर समय जारी रखते हुए स्थान बदलते रहते हैं। जिन देशों में पिछले वर्षों में उन्हें लाभ हो रहा था, बदली हुई स्थिति में वे कंपनियां बेहतर स्थान तलाश करते हुए दूसरे देशों में चली गई हैं। बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप मैन्युफैक्चरिंग सूचकांक 2014 के अनुसार 25 सर्वोच्च निर्यात करने वाले देशों में निर्माण के लागत मूल्य के अनुसार भारत में मूल्य अन्य देशों की तुलना में कम रहे हैं और वह दूसरे स्थान पर रखा गया है। कम मूल्य वाले देशों में प्रथम स्थान इंडोनेशिया का है। इन देशों में हालांकि श्रम मूल्य बढ़ रहे हैं, लेकिन विदेशी मुद्रा मूल्य में बदलाव व उत्पादकता में वृद्धि की वजह से बढ़े हुए श्रम मूल्य का नकारात्मक प्रभाव रोका जा सका है। अन्य देशों में भारत की अपेक्षा श्रम व अन्य मूल्य ज्यादा ही बढ़े हैं, जिसका लाभ भारत को मिला है। चीन के बढ़े हुए मूल्यों और उसके व्यापक प्रभाव इसका एक उदाहरण है। इंडोनेशिया की स्थिति, जहां प्राकृतिक गैस व श्रम के मूल्यों में कमी की वजह से सुदृढ़ रही है, वहां एलजी, जी, टोयोटा जैसे विदेशी कंपनियों को अपने यहाँ आकर्षित करने में सफल रहा है। मेक्सिको जैसे देश काफी आकर्षक स्थिति में है और उसका लाभ भी उसे मिल रहा है। गिरते हुए लागत एवं बेहतर परिस्थितियों के कारण मेक्सिको एक नया आकर्षण केंद्र बना है। अमेरिका भी प्राकृतिक व शेल गैस के मूल्यों में लाभ की वजह से कंपनियों को आकर्षित करने में सफल हो रहा है। तकनीकी विकास, अनुसंधान में सफलता की वजह से तकनीकी केंद्रित मैन्युफैक्चरिंग को आकर्षित कर पा रहा है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, नैनो टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स जैसे उद्योग भारी मात्रा में पनप रहे हैं। भारतीय दृष्टिकोण से यह सभी बड़ी चुनौती है। भारत के लिए आवश्यक है कि अपनी स्थिति सुदृढ़ करने हेतु लागत संबंधित और उनसे अलावा अन्य तमाम राजनीतिक, आर्थिक और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस संबंधित नीतियों के विषय में ठोस निर्णय ले। मेक इन इंडिया मिशन की सफलता के लिए विश्व स्तर पर चल रही इन तमाम गतिविधियों पर पैनी दृष्टि रखने की आवश्यकता होगी। लागत संबंधी संभावित लाभ को स्थिर रखते हुए कुछ और अहम पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक होगा, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, खास तौर पर हाईवे, पोर्ट व पावर क्षेत्र, श्रम क्षेत्र में रिफॉर्म्स, सुलभ कर व्यवस्था, आसान पूंजी स्रोत और एक बेहतर विश्व स्तरीय इमेज की आवश्यकता होगी। आने वाले दिनों में अगर 11% की जीडीपी विकास दर की अपेक्षा रखी जाए तो 2030 तक मैन्युफैक्चरिंग 25% के योगदान में पहुंचने की स्थिति में होना चाहिए। लेकिन अगर 8 से 10% का भी लक्ष्य
यूके, जर्मनी, जापान देशों से भी आगे भारत निकल जाए। मेक इन इंडिया मिशन के तहत मैन्युफैक्चरिंग को प्रश्रय देने वाले कुछ अहम क्षेत्रों जैसे रक्षा, रेल, कंस्ट्रक्शन का उल्लेख पहले आया था। यहाँ उनकी थोड़ी विस्तृत चर्चा आवश्यक है। वैसे क्षेत्र जिनमें भारत देश में प्राकृतिक संपदा का बाहुल्य है, मसलन कपास, स्टील, कोयला, पेट्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरिंग को भरपूर योगदान दे सकते हैं। इनमें श्रम लागत भी कम होता है और श्रमिकों की उपलब्धता भी होती है। साथ में उनकी तकनीकी ज्ञान भी उनके लिए लाभ की स्थिति ही प्रदान करता है। वैसे वस्तुएं जिनकी घरेलू मांग अधिक है लेकिन आयात पर निर्भरता अधिक है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस, डिफेंस, इन क्षेत्रों में घरेलू निर्माण को बढ़ावा देकर आयात को कम किया जा सकता है। विश्व में लागत और परिवेश के बदलाव की वजह से भारत को एपरल, खिलौने, फर्नीचर इत्यादि जैसे उद्योगों में भारी लाभ मिल सकता है और उनमें निवेश, निर्माण व निर्यात तीनों की संभावनाएं बन सकती हैं। मूलतः टेक्सटाइल और एपरल, ऑटोमोबाइल और उनके कलपुर्जों, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल्स एंड केमिकल मैनी प्रोडक्ट, रक्षा एवं एरोस्पेस, फर्नीचर, खिलौने इत्यादि क्षेत्रों पर आधारित भारतीय मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का विकास संभव हो सकता है और इस वजह से मेक इन इंडिया मिशन में इन क्षेत्रों पर विशेष बल दिया गया है। सारांश यह कि मेक इन इंडिया मिशन के तहत भारत को विश्व में अग्रणी स्थान प्राप्त करने के उद्देश्य की पूर्ति हेतु 3 मुख्य बिंदुओं का ध्यान रखना होगा। पहला, मैन्युफैक्चरिंग का पुनरुत्थान और इसके अंतर्गत इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन पर ध्यान देना। साथ ही श्रम रिफॉर्म्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की नीतियों पर विशेष ध्यान देना। दूसरा, विश्व भर में देश की कॉम्पिटिटिवनेस में वृद्धि, मैन्युफैक्चरिंग के विकास के लिए जहां उसकी गुणवत्ता का विकास आवश्यक है, वहीं विश्व बाजार में उसकी पहचान, उससे जुड़ना और उसके निर्यात को बढ़ावा देना आवश्यक है। साथ ही ब्रांड इंडिया इमेज को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण होगा। सूक्ष्म, लघु एवं मध्य उद्योगों को भी स्पर्धा में आगे लाने की आवश्यकता होगी और उन्हें बड़े उद्योगों का एक अभिन्न अंग बनाना होगा। अंततः विश्व में अग्रणी स्थान पाने की नीति कारगर में लागू करने की जरूरत होगी। इस दिशा में चीन ने विश्व के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। सर्वप्रथम उसने अपने को श्रम बाहुल्य एवं साधारण तकनीकी निर्माताओं की श्रेणी में स्थापित किया, किंतु धीरे धीरे उसने तकनीकी बाहुल्य क्षेत्रों में भी अपना दबदबा बना लिया है। ऐसा ही कुछ प्रयास भारत को भी करना होगा। भारत के सामने एक लंबी यात्रा है जिसमें सर्वप्रथम उसे अपने उद्योगों के पुनरुत्थान और जागृत करने का बीड़ा उठाना है और फिर विश्व स्पर्धा के दौर में अपनी गुणवत्ता को स्थापित करते हुए आगे चलकर स्वयं को विश्व के अग्रणी देशों की श्रेणी में ला खड़े करने के अपनी संकल्पना को पूरा करना है। अभी आप उद्योगों में मेक इन इंडिया का महत्व विषय पर वार्ता सुन रहे थे। वार्ताकार थे डॉक्टर रंजीत रंजन, जो प्रबंधन